हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस और सेल एन इन्वेंट्री इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ए करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, स्टॉक होल्डर इक्विटी, करंट लाइबिलिटी। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इसका जानकारी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जो भी आइटम आपको प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी जो कंपनी, आपकी जो भी फैक्ट्री है, जो आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड एज अ इन्वेंट्री कहाँ पे कंसीडर किया जाता है। लायबिलिटी होता है, जैसे आपने मार्केट से 2,000 रुपये का कोई सामान ले रखा है, उसका पेमेंट अभी तक बाकी है, वो आपकी लायबिलिटी है। होल्डर, स्टॉक होल्डर इक्विटी, इक्विटी आपको पता होना चाहिए, शेयर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट होती है कि लंबे समय तक चलने वाली, आपके एक फैक्ट्री में लगी हुई जो मशीन्स होती हैं वो होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म एसेट। जो आइटम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो सब होती है करंट एसेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। जिस चीज़ के बारे में, जो एड्रेसिंग मोड के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है और हमसे पूछा ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाता है। एड्रेसिंग मोड देखो क्या होता है, जब भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उसका ऑपकोड होता है और दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपकोड मतलब आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, कोई ऐड करवाना चाहते हो, डेटा लोड करवाना चाहते हो, स्टोर करवाना चाहते हो, इंस्ट्रक्शन जो है वो आप देते हो ऑपकोड के अंदर। यहाँ पे दिया जाता है डेटा, तो डेटा को ही हम बोलते हैं ऑपरेंड। अब ऑपरेंड या डेटा को आप किस फॉर्म में देना चाहते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट देना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई एड्रेस देना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई इंडेक्स देना चाहते हो, कोई मेमोरी की लोकेशन देना चाहते हो। तो ये जो इतने सारे एड्रेस या डेटा मतलब डेटा को डिफाइन करने का यहाँ पे तरीके हैं, उन सबको बोला जाता है एड्रेसिंग मोड। कि एड्रेसिंग के बहुत सारे मोड होते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, मतलब ये यहाँ पे 4 दिए हुए हैं बट काफ़ी सारे होते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट या रजिस्टर मोड। यहाँ पे डेटा को वेरिएबल की फॉर्म में देना चाहते हो, रजिस्टर की फॉर्म में देना चाहते हो, तो आप जिस तरीके से भी डेटा को यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, डिफ़ाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके इसलिए बनाए हैं क्योंकि उन सब के अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे किसी में तो जो ऑपरेंड का एड्रेस हम यहाँ पे देते हैं वो फिक्स होता है, किसी में फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जिस अकॉर्डिंग हमारा यूज़ है, हम उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर जो डेफिनेशन दी हुई है वो हम अब देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि ऑपकोड और ऑपरेंड, द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो आपका एड्रेस फील्ड है वो बता रहा है किसी एड्रेस को, द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे कोई ना कोई एक मेमोरी का लोकेशन दी हुई है आपको, उस लोकेशन पर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन दे रखी है 100। इस तरीके से मेमोरी टेप ऑफ बाइट है, 100 मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। 100 मेमोरी लोकेशन पर जब आप जाओगे वहाँ पे आपको दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, यहाँ पे आपको एक्चुअल ऑपरेंड जो है उसका एड्रेस मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2002। तो जब हम नीचे जाएंगे इस तरीके से 2000, फिर 2001 और 2002, 2002 के ऊपर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक्चुअल आपका ऑपरेंड दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई डेटा रखा हुआ है 30। ये किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। डेफिनेशन आप एक बार दोबारा देख लो। द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है दैट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। वहाँ पर आपको एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी। मेमोरी लोकेशन का मतलब मेमोरी का कोई एड्रेस मिलेगा
दैट कंटेन, और जब आप उस एड्रेस पे जाओगे वो कंटेन करेगा, वो रखता है अपने अंदर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, वो भी अपने अंदर क्या रखेगा, ऑपरेंड का एड्रेस होगा। एक्चुअल ऑपरेंड यहाँ पे नहीं है, ऑपरेंड का एड्रेस होगा, और फिर उस एड्रेस का रेफरेंस लेके आप जब उस एड्रेस पे जाओगे तब आपको ओरिजिनल जो आपका डेटा है वो आपको मिलेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का है, इंडेक्स का है, इनडायरेक्ट का है, या फिर रजिस्टर का है। तो देखो ये एग्जाम्पल जो इन्होंने दे रखा है वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। अब डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में आपको इतना घुमा फिरा के एड्रेस नहीं दिया जाता, आपको डायरेक्ट ऑप कोड दिया जाता है। ऑप कोड के साथ में ही आप ऑपरेंड के अंदर यहाँ पे ही आपको मेमोरी लोकेशन दे दी जाती है। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे एड्रेस में दिया है 2000, अब 2000 के ऊपर जो डेटा रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं 40 डेटा रखा है, तो आप डायरेक्ट इस मेमोरी लोकेशन पर जाओ, आपको वहाँ पे डेटा मिल जाएगा। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शन में उस मेमोरी का एड्रेस दिया जाता है, और जब आप उस मेमोरी एड्रेस पे जाओगे तब भी आपको एक और एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जब आप जाओगे देन आपको ओरिजिनल डेटा मिलता है। ये फ़र्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में आपको अपना इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे एरे दे दिया 100 पे, फिर 101, 101, 102, 103, इस तरीके से डेटा आपका कंटिन्यू चल रहा है। ऑप कोड दे दिया, एड्रेस फील्ड के अंदर आप एक बेस एड्रेस को फिक्स कर दोगे, जैसे 100 बेस एड्रेस को फिक्स कर दोगे। इसमें एक रजिस्टर को आप रिजर्व कर लेते हो, रजिस्टर को रिजर्व करके आप उसमें क्या डालते हो, इंडेक्स की वैल्यू। जैसे आपको 3 नंबर वाली लोकेशन को एक्सेस करना है तो आप इसमें 3 डाल दो। इफ़ेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस एड्रेस के अंदर आप अपना इंडेक्स वाला जो रजिस्टर है उसकी डेटा वैल्यू को ऐड करो, फिर आपको इफ़ेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। तो 103 लोकेशन पे आप डायरेक्ट जाओ, वहाँ पे आपको अपना डेटा मिल जाएगा। रजिस्टर मोड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर मोड का मतलब आप लोड कर रहे हो R1, रजिस्टर काफ़ी सारे होते हैं, R1, R2, R3, R4। तो R1 रजिस्टर में जो डेटा है वो डायरेक्टली जो है लोड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही रजिस्टर का नाम देना होता है। ये होता है रजिस्टर मोड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये डेफिनेशन एक्चुअल में मैच होती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है .wav फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्मेट जो है हम किसके लिए यूज़ लेते हैं, आप PDF जो होता है वो उसके लिए क्या यूज़ लेते हो, डॉक्यूमेंट के लिए आप PDF यूज़ करते हो, जैसे .jpg इमेजेस के लिए करते हो। इस तरीके से ही .wav एक फ़ाइल फॉर्मेट होता है, वो किसके लिए होता है, साउंड के लिए, पैलेट के लिए, एनिमेशन के लिए, वीडियो के लिए। इसका फुल फॉर्म देखो, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, साउंड के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ लिया जाता है। LIFO LIFO ऑर्डर इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, किस डेटा स्ट्रक्चर में हम LIFO ऑर्डर को यूज़ करते हैं, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और स्टैक। ये होते हैं, देखो आपको LIFO देखने को मिलेगा, फिलो देखने को मिलेगा, या फिर FIFO देखने को मिलेगा। 3 नाम ये आपको देखने को मिलेंगे, तीनों बिलोंग करते हैं या तो स्टैक से या फिर क्यू से। पहले मैं आपको इसका पूरा बता देती हूँ। जैसे क्यू होती है इस तरीके की, जो डेटा सबसे पहले आएगा, जैसे 20 आया वो सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, फिर आया 30, फिर वो सेव कर दिया, फिर 40, फिर वो सेव कर दिया। यहाँ से आप डेटा इंसर्ट करवाओगे और इसके दूसरे एंड से डेटा हम आउट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट में जो आएगा फर्स्ट इन करेगा और फर्स्ट ही सबसे पहले बाहर जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं स्टैक की। स्टैक क्या होती है, दोनों तरफ से, क्यू तो होती है दोनों तरफ से ओपन, स्टैक एक तरफ से ओपन होती है, सिर्फ एक तरफ से ओपन होती है। मान लेते हैं इसी तरीके से ही डेटा आ रहा है, सबसे पहले आएगा 20, वो स्टैक में सबसे नीचे जाके सेव हो जाएगा, देन 30, देन 40। फर्स्ट इन जो हुआ था वो सबसे नीचे चला गया। अब अगर आपने इंसर्शन कर दिया इसमें और जब आप इसको बाहर निकालोगे,
इसमें से डेटा को डिलीट करोगे या बाहर निकालोगे, रिमूव करोगे, सबसे पहले डेटा कौन सा बाहर आएगा? लास्ट वाला, है ना। ये हो जाती है लास्ट इन करते हो आप, फर्स्ट आउट करते हो, या फिर फर्स्ट आपने इन करी थी उसको आप लास्ट में आउट करते हो। तो जब भी आपको ये दोनों वर्ड अलग अलग मिलेंगे, लास्ट में जो आपने डेटा इंसर्ट किया, सबसे लास्ट में कौन सा किया? 40 डेटा इंसर्ट करने के बाद में रिमूव जब करेंगे तो क्यों इसका स्टैक का पहला डेटा ही सबसे पहले बाहर आएगा। बाहर निकालते टाइम पे पहला डेटा कौन सा है? लास्ट वाला। तो लास्ट आपने इन किया और फर्स्ट आपने आउट किया। या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन, जो आपका डेटा था फर्स्ट वाला, वो सबसे पहले आप इंसर्ट करोगे और लास्ट वाला आप बाहर निकालोगे। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? स्टैक में दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं, जैसे लीफो और फिलो, ये दोनों वर्ड कोई भी यूज ले सकता है। क्यू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो सबसे पहले क्यू से बाहर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लीफो ऑर्डर होता है स्टैक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 बेस 10 की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। 16 से सिंपली आप डिवाइड कर दो, 16 में हो जाएगा 144। 144 के बाद में कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो आगे डिवाइड जाएगा नहीं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 93 हमारा आंसर है। 93 नहीं है ये, 9 अलग है और 3 अलग है। इसको बाइनरी फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 0011, 9 को लिखेंगे 1001। ठीक है, इस तरीके से ये 93 अलग अलग है। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट को सुना होगा। कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या इनपुट्स लेने हैं, उसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशन करना है, कोई फंक्शन हमें यूज़ लेने हैं, और फिर हम उसमें कोई भी जो लॉजिक लगा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इन सबको एक रफ डायग्राम के द्वारा भी दिखाया जाता है। उसके लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ लेते हैं। ये सिंबल पूछा है पर्टिकुलर, ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमें सिंबल काफ़ी बार याद नहीं रहते। इसे मैनुअल इनपुट बोलेंगे, इनपुट आउटपुट बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, या मैनुअल ऑपरेशन। तो देखो मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आई हूँ, इसमें आपको सारे जो सिंबल हैं वो दिखा दिए। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। जब भी आपको कोई प्रोसेस दिखाना है तो आप इस सिंबल का यूज़ लोगे। टर्मिनल होता है जहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होगा, वो इस तरीके का सिंबल होता है। लॉजिक लगाना है, कोई डिसीजन, इफ एल्स का कोई स्टेटमेंट है वो इसमें लिखेंगे। मैनुअल इनपुट अगर आप दे रहे हो यूज़र से, वो ऐसे करेंगे मैनुअल ऑपरेशन का ये। और डेटाबेस की जब भी बात करेंगे ये सिंबल देखने को मिलेगा। किसी डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो ये सिंबल। इनपुट के लिए ये सेम सिंबल हम आउटपुट के लिए भी यूज़ लेते हैं। प्री डिफाइंड अगर कोई प्रोसेस है उसके लिए ये सिंबल। मल्टीपल अगर डॉक्यूमेंट की बात करोगे, सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इस तरीके से। डेटा कहीं पे बात है कर रहे हैं ऐसे मर्ज करना, प्रिपरेशन करना, डिले अगर कहीं पे हो रहा है तो ये सिंबल। पेज का अगर कोई रेफरेंस है तो ये सिंबल, ऑफ पेज रेफरेंस है तो ये सिंबल। ये सिंबल आप थोड़े थोड़े ध्यान रखना। यहाँ पे जिस सिंबल को हमें दिया है वो है मैनुअल इनपुट, तो आप इसमें मैच भी कर लो। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैनुअल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 2 वायर्स होती हैं, टिपिकली ट्विस्टेड होती हैं, मतलब ऐसे इस तरीके की 2 वायर्स होती हैं, आपस में ट्विस्ट की हुई होती हैं, इस तरीके से होती हैं। और टुगेदर इन ए हेलिक्स टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। इनको इस तरीके से एक दूसरे से क्यों लपेटते हैं, ताकि बाहर का जो इंटरफेरेंस है, जैसे मान लेते हैं इस तरफ कोई साउंड तेज बज रही है, अगर ये वायर इस तरीके से ट्विस्टेड ना होती तो पर्टिकुलर इस लाइन के ऊपर ये साउंड अपना इफेक्ट दिखाती, अगर ये वायर इस तरीके से लंबी होती। बट क्या होगा, ये कभी इस वाले वायर को सुनेगी, कभी ये इस वाली वायर को सुनेगी, कभी ये इस वाली वायर को सुनेगी, कभी इधर वाली वायर को सुनेगी। इससे क्या है कि कॉन्टिन्यूसली एक वायर को ये इफेक्ट नहीं कर रही। अगर इसका कोई इफेक्ट आएगा भी, कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस है, थोड़ी देर के लिए होगा, उससे हमारा डेटा इफेक्ट नहीं होगा।
ट्विस्ट करने का ये रीज़न होता है, ये कुछ रिड्यूस कर देती है इंटरफेरेंसेस को, बाहर से जो इंटरफेरेंस होता है। सही है बिल्कुल ये। सेकंड ऑप्शन है डेटा रेट इज़ डिटरमाइंड बाय वायर थिकनेस और लेंथ। डेटा का क्या रेट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका वायर कितना थिक है, कितना मोटा है और उसकी लेंथ कितनी है। एक तो आप वायर को 1 किलोमीटर तक लेके जा रहे हो, एक आप वायर जो है वो 100 मीटर तक लेके जा रहे हो। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी डेटा रेट डिपेंड करती है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल सही है, हम एनालॉग में भी इस वायर का यूज़ लेते हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन में भी इस तरह की वायर का यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। गलत बतानी है तो एक ही बची है, बाकी इसको पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज इन केबल टीवी, तो बिल्कुल गलत है ये। केबल टीवी में हम जब भी एग्जाम्पल लेते थे वायर्स का, आपने नाम सुना है कोएक्सियल। कोएक्सियल में क्या होता है, एक मोटी सी वायर होती है बीच में, इस वायर के ऊपर प्लास्टिक की जो परत होती है, प्लास्टिक की 2-3 वायर्स की ऐसे परत बनी हुई होती है, ये होती है कोएक्सियल केबल, जो मोस्टली यूज़ ली जाती है केबल टीवी के अंदर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा एक स्टेटमेंट ट्विस्टेड पेयर से बिलोंग नहीं करता, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। ये यहाँ पे बात कर रहा है कोएक्सियल केबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन इन असेंबली लैंग्वेज। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्रिएट वंस कॉम्प्लीमेंट, क्रिएट टूज कॉम्प्लीमेंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में शिफ्ट ऑपरेशन देखा भी था, राइट शिफ्ट। 8 को हमने राइट शिफ्ट किया था 2 बार, तो आप 8 को सिर्फ एक बार राइट शिफ्ट करो, क्या होगा, ये 0 बाहर चला जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ, और ये 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा। जो खाली जगह बची वहाँ पे 0 अपेंड हो जाएगा। हमें क्या मिला, 0 1 0 0। ये किसका बाइनरी है, 1 2 4 8, ये बाइनरी है 4 का। क्या हुआ, 8 से जब आपने एक बार राइट शिफ्ट किया तो वो वैल्यू हो गई 4, मतलब ये कम हुई, डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हो गया, बिल्कुल जस्ट आधी रह गई है ना। अब इसको एक बार करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। सेम एग्जांपल लेते हैं 8 का, 1 0 0 0। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना लेफ्ट में किया गया शिफ्ट एक प्लेस आगे खिसकता है, लैप्स नहीं होता। ये 0 जो है वो इसकी जगह आएगा, ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा। अब ये जो जगह बची यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक लग जाएगा। हमें वैल्यू तो थी हमारे पास 1 0 0 0, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 1 2 4 8। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो 1 2 4 8 16। 8 से जब हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या मिला हमें, 16। मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ये वाला डिवाइड हो गया था 2 से। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करते हो या राइट शिफ्ट ऑपरेशन करते हो, ये पर्टिकुलर हम बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप इसे एक बार और अगर राइट शिफ्ट करोगे तो ये 4 से वैल्यू रह जाएगी 2। इसे अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये 16 से वैल्यू आ जाएगी 32। इस तरह से मल्टीप्लाई होता रहेगा। लेफ्ट शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई होता है, राइट शिफ्ट करने से डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूम ए स्कीमा एम्प्लॉय ID name department or department ID name if there are 10 records in employee table, 5 record in department table, then how many rows will be displayed in the result of the following SQL query। ये SQL की query है। select star from employee and department। स्टार का मतलब है कि जो भी डेटा आपके पास है वो सारा का सारा आप रिप्रेजेंट कर दो। अब इसके लिए क्या है कि हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम है, ID नेम एंड डिपार्टमेंट ID। डिपार्टमेंट टेबल में 2 ही कॉलम है, एक तो ID के नाम से और एक नेम के नाम से। दोनों आपस में लिंक है फॉरेन की के थ्रू। डिपार्टमेंट ID से हम डिपार्टमेंट टेबल तक जा सकते हैं। इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड दिए हुए हैं एम्प्लॉय टेबल में 10 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 रिकॉर्ड है। डिपार्टमेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें जो हमें रिजल्ट की टेबल मिलेगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उस टेबल का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो
तो सभी कॉलम जो होते हैं वो रिज़ल्ट में आएंगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉय की बात करें, उसकी आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा और डिपार्टमेंट की आईडी आ जाएगी, डिपार्टमेंट वाली आईडी आएगी और फिर उसका नेम आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो कितने होंगे। तो कॉलम आप हमेशा ध्यान रखना, दोनों टेबल में जितने कॉलम दे रखे हैं 1 2 3 फिर 1 और 2, मतलब यहाँ पे तो है 3 और यहाँ पे है 2, m+n कॉलम की संख्या को आप ऐड कर दो, दोनों मिला के कितने हैं 3 + में 1 = 3 + में 2, ये टोटल कॉलम हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5 कॉलम जो होते हैं वो सभी इसमें आएंगे। अब बात हो रही है कि रिज़ल्ट में हमें कितनी रोज़ मिलेंगी, कितनी रो आएंगी यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट रो जो है सबसे पहले वो मल्टीप्लाई होगी इस वाली रो के साथ में, फिर फर्स्ट रो ही लेनी है, वो मल्टीप्लाई होगी 2 वाली के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं ID 1, नेम डिपार्टमेंट आईडी एक बार छोड़ देते हैं, डिपार्टमेंट आईडी देखो 1 ही है ना, 1 आईडी, ये भी 1 आईडी और इसका जो नेम है वो एक बार छोड़ देते हैं। फिर 1 डैश डिपार्टमेंट की आईडी यहाँ पे 2 हो जाएगी और ये आईडी भी 2 हो जाएगी और नेम जो नेक्स्ट वाले का होगा, जैसे A और B हो गया यहाँ पे। फिर 1 फिर डिपार्टमेंट की आईडी जो है वो 3 हो जाएगी, ये आईडी भी 3 हो जाएगी, ये C, ये वाली आईडी हमेशा सेम रहेगी, डिपार्टमेंट की आईडी 4, ये 4 और ये हो जाएगी D। फिर डिपार्टमेंट की आईडी 1, ये हो जाएगी 5 और ये 5 और ये हो जाएगी E। इस तरीके से एम्प्लॉय टेबल की जो पहली रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट की पांचों रो के साथ में। 1 आईडी के साथ में हमें कितनी रो मिल गई 5। अभी अपने पास रो है कितनी 10 रोज़ हैं टोटल मिला के। 2 के साथ में भी हमें कितनी मिलेंगी, सेकंड आईडी के साथ में भी हमें 5 रो मिलेंगी, थर्ड आईडी के साथ में भी हमें 5 रो मिलेंगी। इस तरह से रो जो होती हैं वो कैसे कैलकुलेट होती हैं, m मतलब पहली टेबल में जितनी रोज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आप दूसरी टेबल के अंदर जितनी रोज़ हैं n के साथ में। तो पहली वाली टेबल में कितनी रोज़ हैं 10 और दूसरी वाली में है 5, दोनों मिला के कितनी रो हो गई टोटल 50। इसका मतलब इस टेबल में कितनी एंट्रीज़ हो जाएंगी, इस तरीके से यहाँ पे टोटल मिला के एंट्रीज़ हो जाएंगी 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। कॉलम कैसे निकालेंगे, कॉलम तो आपका आएगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम है उन सबको आप ऐड कर दो, वो सारे कॉलम जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। रो आपकी कैसे आती है, रोज़, इनको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रिकॉर्ड्स या रो को आप कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वाली टेबल में जितनी रोज़ हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दूसरी टेबल के अंदर जितनी रो हैं उनके साथ में। ठीक है, आई होप अब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ये आपके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी हैं, आप इनको अलग से अपनी जो डेटाबेस के आपके नोट्स हैं उनके अंदर आप इनको लिखते रहें। एग्ज़ाम में ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम आते हैं जब हमें जल्दी से आंसर निकालना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेरोल कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ लीस्ट लाइकली टू हैव एनी लिंकेजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशंस आपको दी हुई हैं इन सब में पेरोल कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबसे कम उपयोग किसके अंदर किया गया है या किया जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरोल कंप्यूटर एप्लीकेशन होती क्या है। ठीक है, पेरोल का मतलब है इसमें टाइम सेविंग के लिए या फिर हम बोलें कि टाइमली सबको अपनी सैलरी मिले, अगर कोई कॉम्पनसेशन है तो वो उसको टाइमली मिले, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम अपना काम करता है तो पूरी कैलकुलेशन जो होती है सैलरी की वो उसकी एकदम टाइमली हो जाए और मंथली उसको जो सैलरी मिलती है वो उसको टाइम से मिले। अगर गवर्नमेंट के माध्यम से आपको कोई भी सब्सिडी मिलती है तो वो आपको टाइम पे मिलनी चाहिए। हेल्थ बेनिफिट है तो वो भी आपको टाइम से मिलने चाहिए।
इसमें कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, या फिर आपका जो बिल पेमेंट होता है उसके अंदर ही वो चीज़ माइनस हो जाती है। इस तरीके से जो इंस्टेंट हम बेनिफिट देते हैं, डायरेक्ट कस्टमर बोल दो या फिर एम्प्लॉय बोल दो, उन सब के लिए जो यूज़ आने वाली एप्लीकेशन होती है वो होती है पेरोल एप्लीकेशंस। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में तो इसका 100% यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जैसे आपने सुना होगा पे मैनेजर, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी पे मैनेजर पे हर मंथ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। मंथली उनकी अटेंडेंस वगैरह ओके करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई आ ही नहीं रहा, कोई एम्प्लॉय आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम वहाँ से हटा देंगे, उसकी सैलरी नहीं बनाएंगे। बट बाकी जो है उन पे बस आपको डायरेक्ट टिक करना है और उस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करना है। इतना ईजी हो गया। बट पहले की अगर बात करें तो कागज़ों में कार्रवाई करने में 2-2 महीने हो जाते थे, 3-3 महीने हो जाते थे, सैलरी नहीं बनती थी। तो पेरोल एप्लीकेशन इंस्टेंट आपको बेनिफिट देने में बहुत काम आती है। फाइनेंशियल में भी इसका बहुत यूज़ है। और ट्रैवल मैनेजमेंट में, जैसे कोई ट्रैवल कंपनी है, इंस्टेंट टिकट बुक करवा देती है वो, अगर आपको जो भी डिस्काउंट है वो भी दे देती है। मान लेते हैं कोई टिकट कैंसिल है तो वो आपको रिटर्न भी दे देती है। आपको जहाँ पे भी जाना है, आपको पूरी की पूरी ट्रिप जो है उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब मैनेज करती है। उसमें पेमेंट जो होगा वो हैंड टू हैंड हो जाएगा। सारा मैनेजमेंट इनके द्वारा किया जाता है। इस जगह पे भी हम इस तरीके की एप्लीकेशंस है उनका यूज़ मानते हैं। बट अगर हम बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री ये समझ लो, अगर आपकी शॉप है तो आपकी शॉप पे जितना भी सामान है, जो भी आपके पास गुड्स हैं, उन सब का मैनेजमेंट, या फिर कोई फैक्ट्री है वहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है, जैसे टायर की फैक्ट्री है, गाड़ी के टायर बनाते हैं, इसमें टायर की कितनी जो है आपके पास कितने टायर अभी आपके पास बने हुए हैं, ठीक है, जो आप डायरेक्ट मार्केट में अभी सप्लाई कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा काउंटिंग होती है, इनकी क्वालिटी चेकिंग, इनका सब कुछ जो भी है, कितनी आपके बेच दिए गए हैं, इस मंथ में कितने आपने बनाए थे, वो सब कहलाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपको पेरोल एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके गुड्स के ऊपर। आपके पास सामान जो है उनकी कैलकुलेशन करने के लिए इनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे पेरोल एप्लीकेशन का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि सबसे कम यूज़ कहाँ पे होगा, तो हम इन सब में सबसे कम मान सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक्स द वेब वर्क। एक ऐसा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन का जिससे आपका वेब जो है वो काम करता है, आपका इंटरनेट जो है वो काम करता है, एक ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है? HTML, SMTP, HTTP, IP। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML के अंदर वेब पेज की सारी कोडिंग लिखी जाती है। SMTP होता है सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैसेज के लिए होते हैं ये। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल होता है जो एक्चुअल में वेब को काम करवाने के लिए ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप HTTP के ऊपर इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा, क्रॉस नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर आपका वेब सिक्योरली कनेक्टेड है तो वहाँ पे आता है HTTPS। इसका पोर्ट नंबर जो है वो होता है 80। SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25। IP का पर्टिकुलर पोर्ट नंबर नहीं होगा। ये तो होते हैं इंटरनेट के ऊपर यूज़ आने वाले जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें जो भी हमारे रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। और HTML जो है वो एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर वेब पेज के ऊपर आपको जो भी कुछ दिखता है वो सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम HTML में। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा HTTP जो है वो वेब वर्क के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए टपल? टपल क्या होती है या ट्यूपल क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल।
मतलब आपकी जो टेबल है उस टेबल में 1 2 3 4 ये जो रिकॉर्ड्स हैं इन सब का सेट जो होता है वो ट्यूपल होती है। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए रो इन द टेबल। पर्टिकुलर एक जो रो होती है वो होती है ट्यूपल। इट इज़ अनदर नेम फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का अनदर नाम जो है वो होता है ट्यूपल। ये गलत हो जाएगा। इट इज़ एट्रीब्यूट फॉर ईच रिलेशन। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कॉलम। तो इसमें बोल रहे टपल क्या होती हैं? कॉलम्स होते हैं प्रत्येक रिलेशन के एंड द गवर्निंग कांस्टेंट, और कांस्टेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेन इसमें है एक रिकॉर्ड को टपल बोलते हैं या फिर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को टपल बोलते हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पूरी टेबल दे दी। देखो ये होते हैं एट्रीब्यूट। कॉलम को बोला जाता है एट्रीब्यूट। तो ये सब हैं आपके एट्रीब्यूट्स, मतलब एस नेम, स्टेटस, सिटी, ये सारे आपके एट्रीब्यूट है, कॉलम है, इनको आप कुछ भी बोलो। S1, S2, S3, S4 ये सारे आपके होते हैं ट्यूपल। ठीक है, ये देखो ये रहा ट्यूपल्स हैं, ये सारी की सारी आपकी टपल्स हैं। इन सब टपल्स का सेट, अगर ये सारी टपल्स मान लेते हैं, 5 टपल है यहाँ पे, इस 5 को बोलेंगे कार्डिनलिटी। सेट ऑफ टपल्स होती है कार्डिनलिटी। पर्टिकुलर एक रो को हम बोलते हैं टपल। कितने नंबर ऑफ कॉलम आपके टेबल के अंदर हैं? तो हमारे पास कितने कॉलम है? कॉलम है हमारे पास 4। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है आपके पूरी की पूरी टेबल में, रिलेशन में, उसको बोलते हैं डिग्री। और रिलेशन बोला जाता है यहाँ पे टेबल को। तो टेबल की डिग्री या रिलेशन की डिग्री। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ टपल्स कितनी है, रो कितनी है आपके टेबल के अंदर, वो कहलाती है कार्डिनलिटी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम टपल किसको बोल रहे हैं। पर्टिकुलर एक रो को हम बोलते हैं टपल, ना कि सेट ऑफ रो को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजिटल सर्किट हैज़ 3 इनपुट लाइन। कोई एक सर्किट है जिसमें 3 इनपुट लाइन है, एक इनेबल लाइन है और 8 यहाँ पे आउटपुट दिए गए हैं। पूछा है इस सर्किट का नाम क्या है। ये सब मिला के हैं 8, ये सब मिला के हैं 3, और ये क्या है? इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट। ये कौन सा एक सर्किट है? मल्टीप्लेक्सर है, एनकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर या डिकोडर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं? मल्टीपल इनपुट 1 आउटपुट। जैसे 8 × 1, 8 × 1 एक मल्टीप्लेक्सर है। इसमें 8 जो होते हैं वो इनपुट होते हैं, एक होता है इसमें आउटपुट। क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है? तो नहीं, मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा। इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर। 1 इनपुट होता है, 8 आउटपुट्स होते हैं। क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला? तो बिल्कुल नहीं, डीमल्टीप्लेक्सर भी नहीं होगा। बात करें एनकोडर और डिकोडर की, इन दोनों में से ये एक की डेफिनेशन है, तो इनके लिए मैंने अलग से डायग्राम भी बनाए हैं। जैसे ये देखो, ये डिकोडर का है, 3 × 8 का डिकोडर है ये। इसमें 3 इनपुट हैं, 8 इसमें आउटपुट है, इनेबल लाइन है। तो आपका जो अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ये मैच होता है डिकोडर के साथ में। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। जस्ट रिवर्स एनकोडर क्या हो जाएगा? एनकोडर के अंदर आपको 8 इनपुट मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से 8 इनपुट्स होंगे, 1 इनेबल लाइन होगी और इसमें 3 हमारे आउटपुट होंगे। और इसमें इनेबल लाइन भी ऑप्शनल होती है। इनेबल मतलब आप इसको इनेबल कर दोगे तो ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज़ ये सर्किट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एनकोडर में 2 की पावर n इनपुट होते हैं और n आउटपुट होते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। डिकोडर के अंदर n इनपुट होते हैं और आउटपुट कितने होते हैं? 2 की पावर n आउटपुट आपके यहाँ पे होते हैं। और बस ये कन्फ्यूज़न करने के लिए ये क्वेश्चन आपको कंफर्म किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है, हमेशा मिलता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये 4 नाम ही तो हैं, आप इनको देख लो।
किस में क्या चीज़ इनपुट होती है, कितने आउटपुट होते हैं, बस इनको आपको एक दो बार देखना है, समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर ए गुड फॉर्म फिल डिज़ाइन। नॉर्मल मान लेते हैं कि आप कोई अपना वैकेंसी का फॉर्म भरते हो, ठीक है। वो वैकेंसी के फॉर्म के अंदर जो हमें गाइडलाइन दी जाती हैं वो ही गाइडलाइन यहाँ पे दी गई हैं। इन चारों में से कौन सी एक जो है वो गाइडलाइन नहीं है। गिव इमीडिएट फीडबैक अबाउट एरर। जैसे कोई भी एक फील्ड था, जैसे कॉन्टैक्ट में आपको पता है कि नंबर होते हैं, है ना, 10 नंबर होते हैं। तो आपको लिखने तो थे नंबर, आपने क्या लिख दिया, ए। तो जैसे आप ए लिखोगे, आपको जो भी आपने गलत चीज़ करी उसके एरर आपको इमीडिएट दिखनी चाहिए। तो ये तो गाइडलाइन होनी चाहिए, सही है ये। अलाउ यूज़र टू एंटर एनी वैल्यू इन ए फील्ड। फील्ड मतलब नेम दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, मदर नेम दे रखा है। अब यूज़र के ऊपर छोड़ दो कि वो किसी भी फील्ड में कुछ भी भरे। वो अपना नाम तो फादर नेम में डाल रहा है, मदर का नाम डाल रहा है वो यहाँ पे, और फादर नेम डाल रहा है मदर नेम में। क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। हैव ग्रुप और सीक्वेंस ऑफ फील्ड लॉजिकली, कि उस फॉर्म के अंदर जो भी लॉजिकली कुछ फील्ड आपस में रिलेटेड होती हैं वो पास में होनी चाहिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ के बाद में जस्ट होनी चाहिए एज। तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिखो, एज अपने आप कैलकुलेट हो जाए, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप होनी चाहिए, सारे जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर। ये भी एक गाइडलाइन होना चाहिए। मेक श्योर दैट रिक्वायर्ड फील्ड आर क्लियरली मार्क्ड। तो आपने देखा होगा जब भी आप फॉर्म भरते हो, हम बात करते हैं कि रेड मार्क से इस तरीके से एस्ट्रिक साइन दिया होता है, ये फील्ड आपको भरनी कंपलसरी होती है। जिनके ऊपर इस तरीके का एस्ट्रिक साइन नहीं है वो आप खाली भी छोड़ सकते हो, है ना, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे नोट ए गाइडलाइन पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है, वो सही गाइडलाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल ऑफ मटेरियल्स शो ऑल द पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मेक। एक आपका जो बिल होता है मटेरियल्स का, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना इनके ऊपर आप ध्यान दिया करो। द बिल ऑफ मटेरियल्स शो ऑल द पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मेक। आपके पास एक बिल है मटेरियल्स का जिसमें वो सब चीज़ें हैं, वो सब पार्ट्स हैं जो कि बनाने के लिए चाहिए। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, आपको कोई रॉ मटेरियल का कोई सामान बनाना था, उसको बनाने के लिए ये जो बिल ऑफ मटेरियल्स है दिया गया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के लिए, या फिर एक आइटम के लिए। तो आपका जो बिल ऑफ मटेरियल्स है वो शो करता है कितनी चीज़ें लगी उसमें, और उस सब पार्ट से मिलके हम एक आइटम बनाते हैं, ठीक है। एक आइटम बनाते हैं, मान लेते हैं हमने कोई गाड़ी खरीदी, कार का जो बिल होगा, है ना, इस बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारी गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसमें टैक्स कितना लगा है, उसके साथ में हमने एडिशनल क्या क्या चीज़ें ऐड करवाई हैं, इंश्योरेंस क्या क्या लिया है। तो ये सब चीज़ें ऑल पार्ट्स रिक्वायर्ड, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमने ली, उससे सबको मिला के हमने क्या किया, एक आइटम को बनाया। एक आइटम को बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने इसमें बिल में लगाई। इसी को बोला जाता है द बिल ऑफ मटेरियल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्टर, द इंस्ट्रक्टर रिलेशन हैज़ 4 फील्ड। कोई इंस्ट्रक्टर की टेबल है, मैंने अभी बोला था ना आपको, मैंने आपको बताया था रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं। तो आईडी इसमें है, दूसरा जो कॉलम है वो है नेम, तीसरा है डिपार्टमेंट नेम, और चौथा इसमें जो कॉलम है वो है सैलरी। ये आपकी एक टेबल है। इफ़ वी वॉन्ट टू लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्टर आईडी, हमें इंस्ट्रक्टर की सभी आईडी चाहिए, नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, बट नोट डिपार्टमेंट नेम, बट डिपार्टमेंट का नाम नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है कि इफ़ वी वॉन्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल,
मतलब जितनी भी आपको आईडीज़ वगैरह सब दी हुई हैं उसमें हमें आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम नहीं चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वुड बी यूज्ड, तो आप कौन सा ऑपरेशन इनमें से यूज़ करोगे। यूनियन का मतलब होता है जितना भी डेटा आपकी टेबल में है वो सारा डेटा आ जाए, तो ये तो गलत है। इन तीनों में देखते हैं सेलेक्ट क्या होता है। सेलेक्ट का सिंबल कैसे होता है, इस तरीके से। सेलेक्ट सिंबल को आपको कैसे याद रखना है, रो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, रो होती है इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही सेलेक्ट सिंबल जो है वो, उससे हम रो को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि आईडी जो है वो अगर 1 है, वो सारी रोज़ वो सभी रोज़ मुझे आप आउटपुट वाली टेबल में दिखा दो। तो क्या हम रोज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। हम सेलेक्ट कर रहे हैं सभी आईडी, सभी नेम, सभी सैलरी, बस डिपार्टमेंट का नाम नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम्स सारे चाहिए एक कॉलम को छोड़ के। तो कॉलम के ऊपर जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर होता है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हम यूज़ करके जो ये क्वेरी दी है कि हमें सारे इंस्ट्रक्टर की आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, वो इजीली हम निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस टू रियल फिजिकल एड्रेसेस इज नोन एज। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो सीपीयू जो है वो क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस, बट मेमोरी जो होती है उसका एड्रेस कहलाता है फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस से ट्रांसलेट करने के लिए फिजिकल एड्रेस में, क्योंकि डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी में, सीपीयू को लगता है कि वो जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, बट ऐसा होता नहीं है। इनके बीच में कौन लगा होता है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो जिसका काम होता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना, फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में चेंज करना, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग लॉजिकल एड्रेस से आप फिजिकल एड्रेस में चेंज कर रहे हो, ये क्या कहलाती है, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफिकेशन, नहीं। एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड तो हमने पढ़े भी हैं इसी वीडियो में, तो ये भी गलत है। एड्रेस बाइंडिंग और एड्रेस स्कीम, वो कहलाती है एड्रेस बाइंडिंग करना, मतलब फिजिकल एड्रेस को आप लॉजिकल एड्रेस के साथ बाइंड कर रहे हो। अब एड्रेसिंग बाइंडिंग भी 3 तरीके से होती है, कंपाइल टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर, या फिर लोड टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। कौन सा एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो देखो वाटरफॉल बहुत ही फेमस जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है उसका एक एग्जाम्पल है। प्रोटोटाइप मॉडल और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रैड मॉडल, ठीक है। तो ये तीनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बहुत ही फेमस मॉडल है, बट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ये नहीं रिलेट करता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल के साथ में। ये पर्टिकुलर काम में लिया जाता है आपके पास जो जो मॉडल्स हैं उनके अंदर आप क्या रिफाइनमेंट कर सकते हो, कैपेबिलिटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो होता है आपका कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। इससे हमारी जैसे जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, इससे उसको कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर रिफाइनमेंट करना है, प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करना है, क्या क्या और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस मॉडल के अंदर देखते हैं। बट अगर बात करें सिर्फ सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल मॉडल, तो उसके अंदर ये कहीं पे भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्ट मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन प्रोग्राम्स रिक्वेस्ट ए सिस्टम कॉल टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू गिव द यूजर बेटर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर,
to allow the processes to manage shared data, to handle mismatch between the CPU and device speed। इस पे बात हो रही है कि इंटरप्ट मैकेनिज्म जो होता है, कोई भी काम अगर चल रहा है, CPU कोई काम कर रहा है, उसमें इंटरप्ट करने का जो काम होता है वो कब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने वाला हमें बताना है, बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला देखो कि जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम से सिस्टम कॉल करने के लिए, तो को सिस्टम कॉल करने के लिए मतलब सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई कॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो ये सिस्टम कॉल करे, तो ये तो मोस्ट कंपल्सरी चीज़ है कि यहाँ पे इंटरप्ट होना ही चाहिए। टू गिव द यूज़र बेटर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर, अब यूज़र को बेटर कंट्रोल देना है कंप्यूटर के ऊपर, तो इंटरप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे यूज़र देखो, आप एस्केप की दबाते हो, जो भी प्रोसेस चल रही होती है बंद हो जाती है। ये जो चीज़ें होती है कंट्रोल एल्ट डिलीट से करके जाके आप टास्क मैनेजमेंट में सारी टास्क जो है वो हटा सकते हो, चलती हुई टास्क को आप बंद कर सकते हो। ये होना चाहिए या नहीं, तो ये भी होना चाहिए। टू अलाउ द प्रोसेस टू मैनेज शेयर डेटा, जो प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर चल रही है उन्हें आप मैनेजमेंट का भी काम दे दो कि वो मैनेज करे शेयर डेटा। और जब ये चीज़ हो रही है, जब वो डेटा को शेयर कर रहे हैं, तब इंटरप्ट होना चाहिए। तो ये एक बार अपन होल्ड पे डाल देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हैंडल मिसमैच बिटवीन CPU एंड डिवाइसेस। अब अगर कीबोर्ड की स्पीड कम है, CPU तेज स्पीड से काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में स्पीड का मिसमैच है ना, तब इंटरप्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखो CPU इनके लिए वेट नहीं करता, CPU अपना काम करता रहता है, बट जैसे ही कीबोर्ड के द्वारा दिए गए सब इनपुट पूरे हो जाते हैं, देन फाइनल कॉल जो है वो CPU के पास जाती है और फिर वो उस चीज़ को रिस्पोंड करता है। तो यहाँ पे भी इंटरप्ट होना कोई दिक्कत नहीं है। बट बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो प्रोसेस अगर कोई शेयर डेटा को मैनेज कर रही है, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इंटरप्ट क्रिएट की जाए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन जो है उसमें इंटरप्ट मैकेनिज्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन ए हाफ एडर सर्किट रिस्पेक्टिवली आर। जो हाफ एडर सर्किट होता है उसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट कितने होते हैं। तो हाफ एडर का मतलब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट्स होते हैं। इनपुट में या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 ही इनपुट आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 और 0, फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट, मुझे एडिशन करना है, हाफ एडर है ये, एडिशन करने का सर्किट है, ये इन दोनों को ऐड करेगा, आंसर आएगा 1। तो एक तो ये देता है रिजल्ट, इसको हम बोलते हैं सम, और एक देता है हमें आउटपुट के अंदर इसका कैरी। यहाँ पे कैरी कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, मतलब हासिल। जैसे एक और एक को जोड़ेंगे, बाइनरी के अंदर 1 और 1 को जब ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए 1 0 होता है। तो 0 तो हो जाएगा इसके सम में, इसके कैरी में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट हैं, 2 इनपुट हैं और 2 ही आउटपुट हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया। हाफ एडर इस तरीके का होता है। सम कैसे करेगा ये जनरेट, उसमें सर्किट जो लगेगा, सम के अंदर जो सर्किट लगेगा वो लगेगा एक्सॉर, और कैरी में जो लगेगा वो लगेगा एंड। एक्सॉर कैसे काम करता है, जब दोनों इनपुट आपको अलग अलग मिलेंगे तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा, सेम इनपुट होने पे आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। तो देखो ए और बी यहाँ पे 2 इनपुट हैं, 0 0, सेम इनपुट पे रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। अलग अलग 0 1 अलग अलग हैं तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 0 अलग अलग हैं तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 1 जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो ये रिजल्ट 0 देता है। कैरी में आपको एंड करना है, एंड करते हैं तो क्या होगा, जब भी हम किसी का एंड करेंगे 0 से हमेशा 0 मिलेगा। इसमें एक ही बार आपको 1 मिलेगा, जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, बाकी सब कंडीशन में हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, ये इसका छोटा सा सर्किट है। हाफ एडर इस तरीके से काम करता है, सिंपलेस्ट है ये।
सब एडर में सबसे सिंपल है ये। यहाँ पे ऐड करने के लिए 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। आउटपुट में एक दिखाता है सम को, एक दिखाता है कैरी बिट को। तो यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं ना। आगे के जो वीडियोस हैं उनमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पूरे कंप्लीट पेपर को हम एक सीरीज़ के अंदर लगा देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें। आपके जो भी सजेशन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उनके ऊपर अलग से भी डिस्कशन करेंगे। आगे के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।